पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान पूरा हो चुका है और अब सबकी नजरें एग्जिट पोल और नतीजों पर टिकी हुई है। इस बार का चुनाव बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि मुकाबला सीधा ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव पर सिर्फ सियासी गलियारों की नहीं बल्कि शेयर बाजार की भी नजर है। जानकारों के मुताबिक अगर बीजेपी पहली बार बंगाल में सत्ता में आती है तो बीएसई सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। वहीं अगर ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में लौटती है तो बाजार में गिरावट की आशंका जताई जा रही है और अगर नतीजे त्रिशंकु आते हैं तो बाजार में बड़ी उथल पुथल संभव है। यानी इस बार बंगाल का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि बाजार की दिशा तय करने वाला भी बन गया है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें 4 मई के नतीजों पर टिकी हुई है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने सियासी हलचल तेज कर दी है। सबसे ज्यादा चर्चा में पश्चिम बंगाल की है, जहां ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन बीजेपी भी बेहद करीब है, जिसे मुकाबला रोमांचक हो गया है। वहीं असम में बीजेपी गठबंधन की वापसी के संकेत है, जबकि केरल में सत्ता परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। तमिलनाडु में नए सियासी समीकरण उभरते दिख रहे हैं और पुडुचेरी में भी बीजेपी गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। कुल मिलाकर एग्जिट पोल ने तस्वीर तो साफ करने की कोशिश की है, लेकिन असली फैसला अब जनता के वोटों की गिनती में ही होगा। तमिलनाडु की सियासत में इस बार एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। 2026 विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के मुताबिक अभिनेता से नेता बने विजय अब पॉलिटिक्स के भी हीरो बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी टीवीके को 98 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है, जो उन्हें सत्ता के करीब ले जा सकता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पद की पसंद में भी विजय ने मौजूदा सीएम एमके स्टैलिन को पीछे छोड़ दिया है। एग्जिट पोल के अनुसार 37% लोग विजय को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जबकि स्टैलिन को 35% के साथ दूसरे स्थान पर है। युवा और महिला वोटर्स का झुकाव भी विजय की ओर दिख रहा है। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, असली फैसला तो 4 मई को जनता के वोटों की गिनती के बाद ही होगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होते ही सियासी बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। करीब 90% से ज्यादा मतदान के बाद अब नेताओं के दावे और पलटवार तेज हो गए हैं। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस बार राज्य में सत्ता परिवर्तन तय है और भारतीय जनता पार्टी 180 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनेगी। उन्होंने ममता बनर्जी को आराम करने की सलाह दी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी 200% जीत दर्ज करेगी और बाहरी ताकतों को जनता जवाब देगी। चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप, हिंसा और ईवीएम विवाद ने माहौल को गर्मा दिया है। अब सबकी नजर 4 मई के नतीजों पर है, जो ये तय करेंगे कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। विधानसभा के विशेष सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ऐलान किया कि सपा सदन में सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी और जनता से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएगी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई और किसानों के मुद्दों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव उनके सिद्धांतों का जिक्र करते हुए पार्टी की विचारधारा दोहराई। गंगा एक्सप्रेसवे और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के दावों पर भी सवाल उठाए गए। अब देखना ये होगा कि विशेष सत्र में ये सियासी टकराव किस मोड़ पर पहुंचता है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले का कोल्हान जंगल एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठा है। टोटो और गोइलकेरा थाना क्षेत्र की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर आई है। एसपी अमित रेणु ने इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में पहले से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। कोबरा 209 बटालियन के जवानों ने जंगल में नक्सलियों को घेरते हुए जवाबी कार्रवाई की। घने जंगल और कठिन भूगोल के बीच कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्षेत्र में नक्सली खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि कुख्यात नक्सली नेता मिसिर बेसरा के नेटवर्क की सक्रियता बनी हुई है। फिलहाल पूरे इलाके में हाई अलर्ट है और सुरक्षा बल सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद अब कमर्शियल वाहनों पर एनवायरमेंटल कॉर्पोरेशन चार्ज यानी
ECC बढ़ा दिया गया है। नई दरों के तहत हल्के और 2 एक्सल वाले वाहनों के लिए शुल्क 1400 से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है, जबकि बड़े ट्रकों के लिए ये 2600 से बढ़ाकर 4000 तक पहुंच गया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ कहा है कि ये फैसला राजस्व नहीं बल्कि प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सिफारिशों के आधार पर लागू इस नीति का मकसद दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की एंट्री को नियंत्रित करता है। अब सवाल ये है कि क्या इस सख्ती दिल्ली की हवा को साफ कर पाएगी? दुनिया में बढ़ते सुरक्षा तनाव के बीच भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। साल 2025 में भारत का रक्षा खर्च बढ़कर 92.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 8.9% ज्यादा है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव, ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम की तेज खरीद और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान और चाइना जैसे पड़ोसी देशों की गतिविधियों ने भी भारत को अपनी सैन्य ताकत मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। बढ़ता रक्षा बजट ये संकेत देता है कि भारत अब सिर्फ आयातक नहीं बल्कि एक उभरती हुई रक्षा शक्ति बन रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत और ईरान के बीच उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवाद हुआ है। सैयद अब्बास अरागची और सुब्रमण्यम जयशंकर के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत में होर्मुज, जलडमरू मध्य जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। ये समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है। बातचीत के दौरान सीजफायर से जुड़े ताजा घटनाक्रम, द्विदेशीय संबंधों और क्षेत्रीय हालात पर भी विचार विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने मौजूदा स्थिति पर लगातार संपर्क बनाने रखने पर सहमति जताई। ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय हालात तेजी से बदल रहे हैं, भारत और ईरान के बीच ये संवाद क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। होर्मुज जलडमरू माध्य संकट के बीच वैश्विक तेल बाजार में बदलते समीकरण भारत के लिए राहत की खबर लेकर आए हैं। OPEC और OPEC प्लस में बढ़ती दरार, खासकर यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के अलग रुख के बाद तेल आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है, जिसे होर्मुज बंद होने के कारण रोजाना करीब 4.8 लाख बैरल तेल की कमी झेलनी पड़ रही थी। ऐसे हालात में सऊदी अरेबिया और UAE ने वैकल्पिक रास्तों से सप्लाई बढ़ाकर भारत को राहत दी है। वहीं इराक से आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है, लेकिन ओमान और वेनेजुएला जैसे नए स्रोतों से खरीद बढ़ाकर भारत ने संतुलन बनाने की कोशिश की है। होर्मुज संकट के बावजूद भारत की ऊर्जा सुरक्षा बनी हुई है, जो उसकी कूटनीतिक और रणनीतिक ताकत को दर्शाता है।